ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग प्रेसिडेंशियल पावर के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया था। चलते हैं समझते हैं स्टेट इमरजेंसी के बारे में। बताओ नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? 352। तो स्टेट इमरजेंसी की चर्चा स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में है। स्टेट इमरजेंसी को हिंदी में कहते हैं राजकीय आपात। क्या कहते हैं? राजकीय आपात है, नहीं, राजकीय आपात। आपातकाल होता ना, आपात। हाँ, आपात है, राजकीय आपात। अच्छा देखो, किसी भी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी कब लगाया जा सकता है? तो देखो, पहले बात समझो कि कोई भी अगर स्टेट होता है, स्टेट, वो स्टेट को सेंट्रल की गाइडलाइंस को मानना पड़ता है। ठीक है, क्या मानना पड़ता है? सेंटर की गाइडलाइन, सेंटर की गाइडलाइंस। ठीक है, जैसे स्टेट अपने राज्य से रिलेटेड जितने भी नियम कानून बनाएगा वो उन्हीं पर बनाएगा जो स्टेट लिस्ट में दिया रहेगा। ठीक है, स्टेट लिस्ट में दिया रहेगा। जैसे कि सेंटर किस किस चीजों पर नियम कानून बना सकता है उसको रखा गया है यूनियन लिस्ट में, वैसे ही कोई भी स्टेट किस टॉपिक पर नियम कानून बना सकता है उसको रखा गया है स्टेट लिस्ट में। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको कॉमन लिस्ट में रखा जाता है, उसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, हाँ। तो अब जो सेंटर होता है ना, सेंटर हमेशा स्टेट को गाइड करते रहता है कि भाई तुम्हें इस तरीके से काम करना है। अगर स्टेट सेंटर की बातों को ना माने, जैसे ना माने मतलब कि अगर सेंटर ने कहा मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया, मोनेटाइजेशन, और मोदी जी ने कहा कि भाई पुराने गांधी नहीं चलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट ये कहने लगे कि हमारे यहाँ तो पुराने गांधी ही चलेंगे, पुराना 500 और 1000 का नोट चलेगा। तो क्या महाराष्ट्र स्टेट सेंटर की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भी स्टेट में क्या लगाया जा सकता है? स्टेट इमरजेंसी। वहां की जो सरकार रहेगी उसको हटा दिया जाएगा और जो प्रेसिडेंट रहेंगे उसे उस स्टेट को अपने अधिकार में ले लेंगे, यानी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। स्टेट इमरजेंसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली चीज क्या है कि अगर कोई भी स्टेट सेंटर की गाइडलाइन को ना माने तो वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। दूसरी चीज होती है कि स्टेट में नियम कानून बनाने के लिए होती है विधानसभा, है ना, विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी उस स्टेट में क्या लग जाएगा? प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, तीसरा चीज हो सकता है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में भयानक विद्रोह हो जाए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में भयानक विद्रोह हो जाए, इंटरनल रिवोल्ट हो जाए, तब भी इंटरनल रिवोल्ट हो जाए, तब भी ऐसी सिचुएशन में उस स्टेट में क्या लगाया जा सकता है? स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी की चर्चा आर्टिकल 356 में है, आर्टिकल 356 में है, और इसे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। कहां से लाया गया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। किसको? स्टेट इमरजेंसी को। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी को जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। आर्टिकल 356 में बताया गया है कि किस किस कंडीशन में स्टेट में इमरजेंसी लगेगी। अच्छा बताओ, हमारा देश है भारत, भारत में पार्लियामेंट है दिल्ली में, प्रेसिडेंट बैठे हैं रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में, तो किसी स्टेट में क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्रेसिडेंट को कैसे पता चलेगा? तो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने वाला प्रेसिडेंट का एक प्रतिनिधि हर एक स्टेट में बैठा होता है, उसे हम कहते हैं राज्यपाल यानी गवर्नर। समझ में? प्रेसिडेंट को ही
रिप्रेजेंट करता है कौन? राज्यपाल। और राज्यपाल सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यानी किसी भी स्टेट में सरकार चाहे सेंटर की हो या किसी पर्टिकुलर स्टेट का हो, वहां राज्यपाल कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि एक गवर्नर, राज्यपाल, वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो काम सेंटर के लिए प्रेसिडेंट करते हैं वही काम स्टेट के लिए राज्यपाल करता है। कोई भी विधेयक, कोई भी बिल बिना राज्यपाल की सिग्नेचर के स्टेट में पास नहीं हो सकता है। किसी का भी ट्रांसफर बिना गवर्नर के सिग्नेचर के नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो बताओ, हर स्टेट में प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है कौन? गवर्नर। तो स्टेट में अगर कोई भी घटना होगी तो सबसे पहले किसको पता चलेगी? गवर्नर को। और ये गवर्नर हर हफ्ते प्रेसिडेंट को स्टेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो रिपोर्ट भेजते रहता है। मान लो कि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह। नॉर्मल याद रखने का, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? ये भगत सिंह। अगर महाराष्ट्र में कोई भी उथल पुथल हुआ या महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट की कोई भी बात नहीं मानी तो सबसे पहले जानकारी भगत सिंह को पता चल जाएगा। महाराष्ट्र में कोई इंटरनल रिवोल्ट होता है तो जानकारी भगत सिंह को पता चल जाएगी। महाराष्ट्र की अगर विधानसभा डिसॉल्व हो गई तो जानकारी भगत सिंह को पता चल जाएगी। और भगत सिंह फटाफट किसे बता देंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट को। यानी किसी भी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगानी है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है? गवर्नर। गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। लेकिन क्या प्रेसिडेंट सिर्फ गवर्नर के इंफॉर्मेशन पर स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे? नहीं, फिर से उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्हें क्या देगी? रिटेन एडवाइस। रिटेन एडवाइस। तो बता, याद रखना, कहेगा कि प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं? किसकी सलाह? सलाह मतलब एडवाइस। एडवाइस। लेकिन कहेगा कि किसकी इंफॉर्मेशन पर? गवर्नर। ठीक है, एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नर के। ठीक है, इंफॉर्मेशन है वो गवर्नर के। इतना क्लियर हुआ? अच्छा देखो, जब किसी भी स्टेट में, मान लो कि हम मानते हैं महाराष्ट्र में वहां की विधानसभा डिसॉल्व हो गई। विधानसभा क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। तो क्या जब महाराष्ट्र में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी तो क्या मध्य प्रदेश पर, बिहार पर, राजस्थान पर या किसी अन्य स्टेट पर इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, इसका किसी दूसरे स्टेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। जब महाराष्ट्र में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है तब वहां के लोगों का फंडामेंटल राइट को छीना नहीं जाता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी में किया जाता था। नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट को डिसॉल्व कर दिया जाता था, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता था। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जाता है। सिर्फ क्या किया जाता है? स्टेट इमरजेंसी में स्टेट की पावर को छीन लिया जाता है। स्टेट से रिलेटेड कोई भी नियम कानून बनाना है अब सेंटर बनाएगी। ठीक है, स्टेट का बजट जो स्टेट में पास होता था अब उसे सेंटर पास करेगी, पार्लियामेंट में पास होगा वो। क्लियर है? ओके, अब देखो, जब एक बार राष्ट्रपति स्टेट इमरजेंसी को घोषित करेंगे तो वो स्टेट इमरजेंसी 60 दिन तक रहेगी। कितने दिन तक? 60 डेज। ठीक है, 60 डेज। लेकिन 60 डेज से आगे बढ़ाना है, 60 डेज से नेशनल स्टेट इमरजेंसी को आगे बढ़ाना है तो फिर से पार्लियामेंट से हमें क्या लेना पड़ेगा? अनुमोदन या अप्रूवल। अप्रूवल। पार्लियामेंट से क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल। कितने दिन के अंदर? तो 30 दिन के अंदर। ठीक है, 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर नहीं, 60 दिन के अंदर, क्योंकि एक बार लागू हुआ तो 60 दिन रहेगा ना। 60 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ में आया? 60 दिन के अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा। 60 दिन के अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट से। मान लो कि उस वक्त
जब ये स्टेट इमरजेंसी लग रही थी उस वक्त अगर लोकसभा नहीं रहेगी तो स्टेट इमरजेंसी लगाने की जिम्मेदारी किसके पास हो जाएगी? एडवाइस देने की जिम्मेदारी किसके पास? राज्यसभा के पास। और राज्यसभा के पास, ठीक है। और जब ये स्टेट लोकसभा वापस से इलेक्शन से आएगी, यानी नई लोकसभा आएगी, तो उसे 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर तुम अपना वापस से अप्रूवल दे दो कि स्टेट इमरजेंसी लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है। हाँ, मतलब पास करना पड़ेगा। अगर ये लोग लोकसभा ने पास नहीं किया तो स्टेट इमरजेंसी रद्द हो जाएगा। ठीक है, अगर लोकसभा ने पास नहीं किया तो स्टेट इमरजेंसी रद्द हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, एक बार जैसे ही पार्लियामेंट ने अप्रूव दे दिया, अब ये 6 महीने तक लगा रहेगा। कौन? स्टेट इमरजेंसी 6 महीने तक लगा रहेगा। अगर 6 महीने के बाद फिर से तुम्हें आगे बढ़ाना है स्टेट इमरजेंसी को, तो फिर से पार्लियामेंट से तुम्हें अप्रूवल लेना होगा। लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग करवा करके पास करवाना होगा। तो भाई जब बात आएगी वोटिंग की, तो कितने % लोगों की वोटिंग चाहिए? तो इसमें हाफ यानी 50% लोगों की वोटिंग चाहिए। समझ में आया? 50% लोकसभा यानी 1/2 मेजोरिटी, इसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। और राज्यसभा से भी 1/2 यानी सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी इतना समझ में आ रहा है क्या? बताओ, एक बार पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलने के बाद स्टेट इमरजेंसी कितने दिनों के लिए लागू रहेगी? 6 महीने। अगर 6 महीने से आगे बढ़ाना है तब फिर क्या करना होगा? फिर से जो है बिल पास कराना पड़ेगा। और ऐसे करके 6 महीने करके हम इसे मैक्स टू मैक्स 3 साल तक ले जा सकते हैं। कितने साल तक? 3 साल। स्टेट इमरजेंसी 3 साल से ज्यादा नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी 3 साल से ज्यादा नहीं लगाई जा सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है। अब अगर स्टेट इमरजेंसी को हटाना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट कभी भी इसे हटा सकते हैं। हटाने के लिए इसमें वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ना ही नेशनल इमरजेंसी में, ना ही स्टेट इमरजेंसी में हटाने के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? बताओ, स्टेट इमरजेंसी की चर्चा कौन से आर्टिकल में? 356। स्टेट इमरजेंसी को कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया? जर्मनी। स्टेट इमरजेंसी लगाना है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है? गवर्नर। सलाह कौन देगा? रिटन या ओरल? रिटन। एक बार अगर ये लागू हुआ, एक बार ये लागू हुआ तो कितने, मतलब कि प्रेसिडेंट ने एक बार इसे अप्रूवल दे दिया उस पर कि हाँ ठीक है लग जाएगा, तो कितने दिन तक लगा रहेगा? प्रेसिडेंट ने अगर एक बार लगा दिया तो 60 डेज। 60, ओके, तो 60 दिन हो जाता है जब प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देते हैं। लेकिन पार्लियामेंट अप्रूवल दे देगी तो 6 महीने तक चलेगा। उस 6 महीने में ये जो प्रेसिडेंट का 60 दिन रहता है उसको भी ऐड कर लिया जाता है। ये बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे नेशनल इमरजेंसी में था, नेशनल इमरजेंसी में 30 दिन होता था, और जब अप्रूवल मिलता था 6 महीने होता था, उसमें ये 30 दिन ऐड हो जाता था। ठीक है, हाँ। अब देखो, इतना चीज स्टेट इमरजेंसी का क्लियर हो गया। बताओ, स्टेट इमरजेंसी के टाइम पीरियड में जो स्टेट से रिलेटेड कोई नियम कानून अगर बनाना रहेगा तो कहाँ बनेगा? स्टेट की विधानसभा में या पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में। स्टेट का जो बजट पास होगा, बजट को कहाँ पास किया जाएगा? स्टेट की विधानसभा में या पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में, ठीक है। क्योंकि स्टेट इमरजेंसी के टाइम पीरियड में स्टेट के इसको क्या कहते हैं, विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। पूरी की पूरी पावर सेंटर के हाथ में चली जाती है। समझ में आया? अब बताओ मुझे, कितनी कंडीशन में स्टेट में इमरजेंसी लगाया जा सकता है? वो कौन कौन से कंडीशन है? यस, कंडीशन।
किसमें लड़ाई हो गई? स्टार्ट करते ही मैंने ये चीज बताया कि भाई स्टेट लिस्ट में दी गई चीजों को स्टेट बनाता है, लेकिन अगर सेंटर कोई गाइडलाइन जारी करे और स्टेट ना माने तो उस सिचुएशन में भी स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी। विधानसभा डिसॉल्व हो जाए तो भी लगाई जाएगी। इंटरनल रिवोल्ट हो जाएगा तो भी लगाया जाएगा। क्या बात करती है? हा? तो इतना क्लियर हुआ? बताओ, स्टेट इमरजेंसी को हम 6-6 महीने करके कितने दिन तक ले जा सकते हैं? 3 साल तक। ठीक है, 3 साल तक। इतना क्लियर। तो आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी को पढ़ाऊं इससे पहले कि कभी कभी ये पूछ देता है, हालांकि ऐसे ज्यादा पूछता नहीं क्योंकि स्टेट इमरजेंसी देश में कई बार लग चुका है, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन इसमें पूछ देता है कि सबसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी किस राज्य में लगी थी? तो सबसे पहले बार स्टेट इमरजेंसी पेप्सू स्टेट में लगी थी। पेप्सू, जब ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सारे सारे मिल करके क्या हुआ करते थे? पेप्सू, है ना। पेप्सू स्टेट के बारे में मैंने पढ़ाया है ज्योग्राफी में अच्छे से। हाँ, इसमें सबसे पहले लगा था स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, इसको क्या कहते थे? पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, है ना। पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू में सबसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी को लगाया गया था। ओके, अब आगे चलते हैं, समझते हैं हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा आर्टिकल 360 में है। 360 में है। इसे हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। कहां से बोरो किया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। देखो, किसी भी देश में फाइनेंशियल या भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी तभी लगाई जाती है या जब कभी भी इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाए। जैसे 1991 के टाइम पीरियड में भारत के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा हुआ था कि वो विदेशों से कोई भी सामान को इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, हम दुनिया के सबसे कंगाल देश हो चुके थे। सब पूरी दुनिया की नजर हम पे थी कि किस तरीके से भारत अब क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन उसी वक्त 1991 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अपने मनमोहन सिंह, उन सब ने मिल करके एलपीजी लिबरलाइजेशन, हाँ, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला कंसेप्ट लाया और धीरे धीरे करके देश की इकोनॉमी को बढ़ाया। और आते आते 2014 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके थे परचेसिंग पावर के मामले में। यानी देश में, पूरी दुनिया में अगर कोई चीज बिक रहा होगा तो उसको खरीदने वाले हम तीसरे देश थे। पहले पर था चाइना, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर इंडिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखो, उस वक्त में जब इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो उस वक्त भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी को नहीं लगाया गया। अच्छा, पहले समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता क्या है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर दिया जाएगा तो जितने भी गवर्नमेंट वर्कर्स होंगे, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज होंगे, उनके जो सैलरी होगी, सैलरी में कटौती कर दी जाएगी। ठीक है, सैलरी में क्या कर दी जाएगी? कटौती। अब ये कटौती कितना की जाएगी, रिडक्शन कितना किया जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि गवर्नमेंट पूरी सैलरी को काट ले या आधी सैलरी को काट ले। ठीक है, और कटौती करने के बाद ऐसा नहीं कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हटेगा तो उसे गवर्नमेंट उस सैलरी को वापस देगी, नहीं, ये रिटर्नेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देती है। जितने भी टैक्स रहते हैं उन सबको बढ़ा दिया जाता है। गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम कर देती है, एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, और सारा का सारा फोकस गवर्नमेंट का रहता है कि देश की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। समझ में आया? तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? क्या इसमें हमारे मूल अधिकार इम्पैक्ट होते हैं?
नहीं, इसमें हमारी फाइनेंस नाम ही है, पैसे से रिलेटेड चीजों को पर इम्पैक्ट आएगा। जैसे अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहेंगे तो हमारी सैलरी को काटा जा सकता है, टैक्स को बढ़ाया जाएगा, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपना कम कर देती है, सारा फोकस इकोनॉमी को बढ़ाने में लग जाता है। ठीक है, बताओ फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? 360 में। इसे किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? यूएसए। फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने के लिए जो काउंसिल होती है, काउंसिल की ना तो विशेष कोई एडवाइस नहीं चाहिए रहता है, मतलब कि रिटर्न एडवाइस की जरूरत नहीं है। काउंसिल अगर सिर्फ बोल भी देगी ना कि हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देंगे। इसको कहते हैं वोट ऑन वॉइस। ठीक है, वोट ऑन वॉइस। पार्लियामेंट में सब लोग खड़े होकर कह देंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री आए, वो पूछे कि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, सब लोग लोकसभा के लोग खड़े होकर के कह दिया हाँ 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 लगनी चाहिए, बस हो गया। इसमें रिटन इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। तुम इसे कह सकते हो कि ओरल एडवाइस। इसको हम क्या कहते हैं? ओरल एडवाइस। ठीक है, ओरल एडवाइस। क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिटन एडवाइस देना जरूरी है? नहीं, रिटन एडवाइस देना जरूरी नहीं है। हालांकि उनको देने का मन करे तो दे सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि नहीं उनको रिटन एडवाइस नहीं देना है। लेकिन नॉर्मली सब लोग हाँ हाँ कर देंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। एक बार अगर प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया तो वो 60 दिन, एक्चुअली में इसमें ये इसका लिमिट नहीं होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लागू होने के बाद ये अनलिमिटेड चलती है, अनलिमिटेड। इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट में वोटिंग करवानी पड़ती है, बिल पास करवाना पड़ता है। ठीक है, एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो क्या इसका कोई टाइम पीरियड है कि कितने टाइम तक लगेगा? नहीं, ये अनलिमिटेड, अनंत काल तक लगा रहता है। इसे अब इस अनंत काल को हटाने के लिए, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? वोटिंग करवानी पड़ती है। वोटिंग करवाने के लिए कहेगा कि कितनी मेजोरिटी चाहिए रहेगी, तो हाफ 1/2 हाफ, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। बताओ, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाने के लिए वोटिंग करवाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, इसे हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए 1/2 यानी 50% वोट की जरूरत पड़ती है। एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया तो कितने समय के लिए लगा रहता है? इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, अनंत काल तक लगा रहेगा। उसे अगर हटाना है तो अब तुम्हें वोटिंग करवानी पड़ेगी और सिंपल मेजोरिटी के साथ उसे पास करवाना पड़ेगा बिल को। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन से इमरजेंसी देख ली? बताओ। हमने नेशनल इमरजेंसी खत्म कर लिया, नेशनल, उसके बाद हमने स्टेट इमरजेंसी, और उसके बाद हमने फाइनेंशियल। बताओ, नेशनल इमरजेंसी की चर्चा कौन से आर्टिकल में? 352। स्टेट इमरजेंसी 356। फाइनेंशियल 360। स्टेट इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी किस देश से लाया गया है? जर्मनी। और स्टेट इमरजेंसी सेम टू यू कर दूं, चलेगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी यूएसए। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट लागू करते हैं तो कितने दिन तक लगा रहता है? नेशनल इमरजेंसी को जब प्रेसिडेंट लागू करते हैं, प्रेसिडेंट 30 दिन तक। और स्टेट इमरजेंसी 60 दिन। फाइनेंशियल इमरजेंसी अनंत काल तक। ठीक है, बताओ, अब अगर इसे पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल गया
तो नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम तक लगा रहेगा? 6 मंथ। स्टेट इमरजेंसी 6 मंथ। क्या इसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें अप्रूवल की जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल में? नो अप्रूवल, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड। ठीक है, अब बताओ 6-6 महीने करके हम इसे कितने देर तक ले जा सकते हैं नेशनल को? इनफाइनाइट टाइम तक। स्टेट इमरजेंसी को मैक्सिमम 3 ईयर, और ये तो इनफाइनाइट चलते ही रहता है। बताओ इसे 6 महीने से आगे बढ़ाना रहेगा तो कितनी मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी? 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। स्टेट इमरजेंसी को हाफ मेजोरिटी से। बताओ फाइनेंशियल इमरजेंसी को रोकने के लिए कितनी मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी? हाँ वही, रोकने के लिए, हटाने के लिए हाफ। ठीक है, हाफ, हाफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। बताओ नेशनल इमरजेंसी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटन एडवाइस देते हैं या ओरल एडवाइस? रिटन, रिटन। और स्टेट इमरजेंसी में रिटन, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में ठीक है, ओरल और रिटन दोनों चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट मतलब कि वोट ऑन वॉइस। ठीक है, वोट ऑन वॉइस। इतना सारा का सारा चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। हमारी ये इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट की पावर थी वो समाप्त होता है।